अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हजरत मौलाना डॉक्टर सैयद शाह गेसू दराज खुसरो हुसैनी सज्जादा नशीन रोज़े बुजुर्ग गुलबर्गा शरीफ का सानहा इर्तिहाल। बाद मगरिब अहाता दरगाह शरीफ गुलबर्गा में सरकारी एजाज के साथ अमल में आई तदफीन। खुसरो पाशा का इस जहान फ़ानी से जाना कम्युनिटी के लिए बड़ा नुकसान। असदुद्दीन ओवैसी ने पेश की ताज़ियत। कहा, तालीमी मैदान में आपकी खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। 8 नवंबर को तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की यौम पैदाइश। कल यादाद्री में मूसा नदी कैचमेंट इलाके का करेंगे दौरा। तमाम तैयारियां मुकम्मल। तेलंगाना का हर शहरी घर घर जामे सर्वे में ले हिस्सा। मुशीर अखिलती बहबूद हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासत की आवाम से की ख्वाहिश। इदारे जाती इंतखाबात 2024 के सिलसिले में बीजेपी की रियासती सतह की वर्कशॉप। किशन रेड्डी की सदारत में कौमी जनरल सेक्रेटरी सुनील बंसल और दीगर कायदीनों कारकुनान ने की शिरकत। और अब खबरों की तफसील। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जाती है कि हजरत मौलाना डॉक्टर सैयद शाह गेसू दराज खुसरो हुसैनी साहब सज्जादा नशीन रोज़े बुजुर्ग गुलबर्गा शरीफ का कल रात इंतकाल हो गया। वो क़ल्ब पर हमले के बायस अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। मरहूम की नमाज जनाजा और तदफीन आता दरगाह शरीफ गुलबर्गा में आज बाद नमाज मगरिब तमाम तर सरकारी एजाज़ के साथ अदा की गई। मरहूम एक अजीम और जलीलुल क़द्र शख्सियत थे जिनका ताल्लुक़ तसव्वुफ़, इल्म व इरफान और दीनी खिदमात से था। आपका ख़ानदान सदियों से इस्लामी उलूम और तसव्वुफ़ का मरकज़ रहा है और आपने भी इस इल्मी और रूहानी विरसे को आगे बढ़ाया। आप ही के दौर में ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया गया, जो कि मुल्क भर में किसी भी दरगाह के तहत कायम की जाने वाली पहली यूनिवर्सिटी है। आपके वालिद गिरामी ने करीब 50 बरस कबल इस तालीमी मुहिम का आगाज़ किया था। आपने इसे उरूज कमाल तक पहुँचाया। आपके सानहा इर्तिहाल से न सिर्फ गुलबर्गा बल्कि पूरे मुल्क में दीनी हलकों में गम की लहर दौड़ गई। आपकी वफात से दुनिया ने एक अजीम आलिम, मुफस्सिर और रूहानी रहनुमा को खो दिया, लेकिन आपकी तालीमात और खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। सज्जाद नशीन हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज अलहाज डॉक्टर हुसैनी खुसरो साहब का जो इंतकाल हुआ है, हम सबको बहुत दुख हुआ है इससे, क्योंकि यहाँ पे ये तहज़ीब रहा है। यहाँ पे ख्वाजा बंदा नवाज दरगाह और शरण बसवेश्वर टेम्पल, सूफ़ी और संत की परंपरा हमारे एरिया में रहा है और हमेशा यहाँ पे शांति और अमन कायम के लिए और अवाम की खिदमत में और अवाम के भलाई के लिए उनका बहुत खिदमत है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश करना, इतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश करना, गरीबों को क्वालिटी एजुकेशन देने के अलावा यहाँ पे जितने भी लोग दरगाह को आते थे उनका अच्छे से उनका यहाँ पे इंतज़ाम करके लोगों में बहुत अच्छा उन्होंने लोगों का दिल जीता था। इसलिए बहुत सालों से हमारे पर्सनल ताल्लुकात भी रहे हैं और खरगे साहब और धर्म सिंह साहब हमारे जितने भी लीडर हैं उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और वो नॉन पॉलिटिकल थे और सबके साथ अच्छे ताल्लुकात थे। हमेशा समाज में यहाँ पे शांति और अमन के लिए और पॉजिटिव डेवलपमेंट माइंडेड उनका जो ये रहा है, खिदमत रहा है। गुलबर्गा शहर हमेशा उनको याद रखे। डॉक्टर सैयद हुसैनी साहब का इंतकाल हुआ है, वो बहुत ही दुख पर्सनली मुझको हुआ है, क्योंकि वो पिछले 25-30 साल से मुझको बहुत करीब से देख रहे हैं और सबसे ज़रूरी बात है कि जैसे शरण बसपा
दरगाह है, वैसे ही हमारे लोग बंदे नवाज दरगाह को भी मानते हैं। और आज जो हमारा ज़िले का, हमारा कल्याण कर्नाटका के आवाम में जो मोहब्बत और खुशहाली की जो संदेश देते थे हमेशा, एक मिसाल है। जो हम हमेशा जो संविधान में बात करते हैं इंक्लूसिविटी की, सेक्युलर आइडियोलॉजी की, वो सब हमको कलबुर्गी में दिखाई दिया, क्योंकि ये दो बड़े जो हमारे शरणबसप्पा टेम्पल है और बंदे नवाज दरगाह का है, इन्होंने वो अमल करके दिखाया। एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हम बात करते हैं, इनकी मिसाल है ये। और पर्सनली भी सज्जादे साहब बहुत ही सिर्फ ये इस्लाम धर्म का या सूफ़ी के बारे में नहीं, साइंटिफिक टेम्परमेंट का भी बहुत बार बात करते थे। और उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के थ्रू बहुत से लोगों के कामयाबी के एक हिस्सा भी रह चुके हैं। और ना कोई विदाउट टेकिंग एनी पॉलिटिकल स्टैंड, ऑलवेज जो कलबुर्गी के लिए अच्छा है उसके लिए सपोर्ट किया है। तो इसलिए उनका आज हमारे बीच ना रहना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, कलबुर्गी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो उन्होंने हमको रास्ता दिखाया, उस पर हम सब लोग एक होके चलेंगे। खरगे साहब से भी काफ़ी क्लोज ताल्लुकात थे, जी, क्या कहना चाहेंगे? खरगे साहब से भी ताल्लुकात है ऑलरेडी। खरगे साहब भी अली साहब से भी बात किए हैं ऑलरेडी, तो मैं भी बात किया खरगे साहब से। तो उनको भी थोड़ा बहुत दुख महसूस हो रहा है, क्योंकि बहुत सालों से, पिछले 50 सालों से धर्म सिंह साहब खरगे साहब के साथ रहे हुए हैं। और हमेशा एक एटलीस्ट नॉट ओनली रिलीजियस गाइड, सोशल गाइड की तरह हमेशा उन्होंने सलाह मशवरा दिया है उनको। तो क्वाइट नेचुरली खरगे साहब को भी बहुत इस बारे में दुख है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन हजरत डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब के इंतकाल की खबर पर अफसोस का इजहार करते हुए दुआए मगफिरत की। आज कलबुर्गी पहुंचकर असदुद्दीन ओवैसी ने दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन हजरत डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी की रिहाइश गाह गए और उनके अफराद खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि खुसरो बाबा का इस जहान फ़ानी से जाना कम्युनिटी के लिए एक बड़ा नुकसान है। खासकर तालीमी मैदान में आपकी खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। जो खबर हज़रत खुसरो हुसैनी साहब सज्जादे मिंबर शरीफ ख्वाजा बंदा नवाज के दराज, मैं कल दिल्ली में था तो रात में मालूम हुआ मेरे को, तो मैं आज हैदराबाद पहुंचकर को आया हूँ। और यकीनन ये एक बहुत बड़ा, हम तमाम कौम और मिल्लत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है हज़रत का इस दुनिया से चले जाना। और आपकी जो खिदमत रही है इन तमाम तालीमी इदारों को चलाने में, मेडिकल कॉलेज को चलाने में, तो हम कभी उसको भूल नहीं पाएंगे। और जिस इखलास के साथ वो मोहब्बत के साथ हर एक शख्स से मुलाकात करते थे, और मुझे भी इस बात का एजाज़ हासिल है कि जब कभी मैं हज़रत से मिला यहाँ पर आकर, और हैदराबाद में कभी किसी दावत या तकरीब मुलाकात होती तो वही मिलनसारी, इनकसारी के साथ, मोहब्बत के साथ मिलते थे। और मेरे ख्याल से आज से 1-2-3 हफ्ते पहले जब AIG हॉस्पिटल में थे तो मैं जाकर मिला था। जब तबीयत थोड़ा अच्छी हुई, लोगों से मुलाकात कर रहे, मालूम हुआ। आखिर बाबा से मैंने पूछा तो फिर जाकर बहुत देर बैठा, मुलाकात किया, और बड़ी यादगार मुलाकात थी। उस वक्त भी हज़रत मेरे को बोले कि आप कुछ पीजिए, चाय पीजिए। मैं बोला हज़रत आप भी, मैं सिर्फ आपकी
मुलाकात करने आया। आप भी माशाल्लाह से तबीयत अच्छी हुई आपकी। तो मरहूम खुसरो हुसैनी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि देखिए हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया का ये कौल है कि अगर कोई मेहमान आता है और अगर कुछ चाय या बिस्किट या नहीं खाता है तो ऐसा लगता है कि वो किसी के खबर के पास आया। खैर मैं हज़रत के हुक्म पर इताअत किया और बैठा, बहुत देर में से बात किए, वक्फ बिल के बारे में पूछे, हालात के बारे में पूछे, बहुत देर तक अच्छी गुफ्तगू रही। मगर कल जब ये खबर मालूम हुई, अफसोसनाक खबर, हम सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनकी खबर को कुशादा फरमाए। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि उनके जो फ़र्ज़ंद काबिल हैं, जानशीन हैं, इंशाअल्लाह वो उन तमाम अपने बुज़ुर्गों की जो रास्ते पर वो भी चलेंगे। मैं अपनी तरफ से हमारी जमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से तमाम मौलाना खुसरो हुसैनी साहब के अफराद ख़ानदान को और उनके तमाम मुरीदों को और ख़ास तौर से गुलबर्गी के अवाम को मैं ताज़ियत पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह हम आपकी मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमाते रहेंगे। 8 नवंबर को अपनी सालगिरह के मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मूसा नदी के कैचमेंट इलाकों का दौरा करेंगे। भुवनगिर एमपी चामला किरण कुमार रेड्डी ने सीएम के इस दौरे के बारे में तफसीलात बताते हुए कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी अपने कुंभे के हमरा सुबह 8:45 पर यादगिरी गुट्टा लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर जाएंगे और खुसूसी पूजा के बाद YTDA हुकाम के साथ 10 बजे एक जायजा इजलास मुनक्किद करेंगे। दोपहर 1 बजे वालीगुंडा मंडल के संगम गांव पहुंचेंगे और मूसा नदी कैचमेंट एरिया के किसानों के साथ दौरा करेंगे। बाद-ए-अज़ां किसानों के साथ मीटिंग करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त करेंगे, जिसके बाद सीएम हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। నమస్కారం। రేపు 8వ తారీఖు మన ప్రియతమ నాయకులు ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రేవంత్ రెడ్డి గారి జన్మదినం. పొద్దున 8:45 యాదగిరి లక్ష్మీనరసింహస్వామిని యాదగిరి గుట్టలో దర్శనం చేసుకుని ఆ తర్వాత సంగెం గ్రామం వలిగొండ మండలంలో ఉన్నటువంటి మూసీ నదిని పర్యవేక్షణ చేస్తూ ఆ మూసీ నది పరివాహక ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పొలాలలో పాదయాత్ర చేసుకుంటూ అక్కడున్నటువంటి రైతులను అక్కడున్నటువంటి కుల వృత్తులు చేసుకునే వారిని కలిసి మూసీ నదిలో ఉన్నటువంటి ఈ మురికి నీళ్లు, ఈ కాలుష్యం నీళ్ల వల్ల జరుగుతున్నటువంటి నష్టాన్ని తెలుసుకుని తర్వాత రైతులందరినీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరినీ ఉద్దేశించి మాట్లాడటం జరుగుతుంది. కావున నల్గొండ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి రైతన్నలే కాకుండా కుల వృత్తులు చేసుకునే వారందరూ కూడా రేపు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరై ముఖ్యమంత్రి వారిని కలిసి మీ యొక్క బాధలు చెప్పుకొని తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పే విన్నపాలు వినాలని కోరుకుంటూ मी चामला किरण कुमार रेड्डी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भुवनगिरी। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के कल दौरा यादाद्री के पेश नजर यादाद्री जिला कलेक्टर हनुमंत राव और मंदिर के ईओ भास्कर राव ने इंतजामात के सिलसिले में जायजा इजलास मुनक्किद किया। यादगिरी गुट्टा के YTDA गेस्ट हाउस में मुनक्किदा इस इजलास में जिले ओहदेदारों के साथ सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाने पर तबादिला ख्याल किया गया। इस मौके पर कलेक्टर और सीएम के सिक्योरिटी अफसरान ने यादगिरी गुट्टा मंदिर के इर्द गिर्द सिक्योरिटी इंतजामात का मुआयना किया और मुमकिन इक़दामात की हिदायत दी। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने शहर हैदराबाद के अशोकनगर में सिविल सर्विस कोचिंग सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हमारा मकसद 2 लाख खाली आसामियों को पूरा करना है और ख्वाहिशमंद सरकारी मुलाजमीन की मदद करना है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत भर में कराए जा रहे जामे घर घर सर्वे में हर शहरी को हिस्सा लेने की मुशीर अक़लियती बहबूद हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर ने ख्वाहिश की है। उन्होंने अपने खानदान की तमाम तफसीलात का इंदराज करवाने अवाम को मशवरा दिया। अस्सलाम वालेकुम ब्रदरान इस्लाम। तेलंगाना हुकूमत ने एक अहम कदम उठाई है कि सारे तेलंगाना के अंदर हाउस होल्ड सर्वे यानी घर घर में सर्वे किया जा रहा है। सर्वे वो है समाजी, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल एंड खुला सर्वे, ये सर्वे किया जा रहा है। इस सर्वे के अंदर हम सबको शरीक होना है और उस सर्वे के अंदर जो 75 सवालात किए जा रहे हैं उन 75 सवालों का जवाब देना है। अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग
इसमें मालूमात की कमी की वजह से या फिर शरारतन बहका रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी की चाल है कि सर्वे से मुसलमानों को दूर रखना चाह रहे हैं। मेरी अदबन गुजारिश है, ऐसा काम मत कीजिए। जब मैं 4-5% रिजर्वेशन के लिए राजशेखर गवर्नमेंट थे, जब भी हमें बहुत सारे लोगों की तरफ से एतराज आता है, होने के लिए एतराज किया गया, रोका गया, लेकिन कामयाब रहा, जिसकी वजह से 22 लाख बच्चे आज तेलंगाना और आंध्रा में डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, एमसीए आला तालीम से वाबस्ता हुए हैं। वो रिजर्वेशन की वजह से ही। पहले सब मुखालिफत करे, उसके नहीं चाहिए। आज भी मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं, ये जो रिजर्वेशन है ये आने वाली नस्लों के लिए बहुत कारामद रिजर्वेशन होगा। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना बीजेपी सदर व मरकजी वजीर किशन रेड्डी की सदारत में आज सिकंदराबाद के सिख विलेज में इदारे जाती इंतखाबात 2024 के सिलसिले में रियासती सतह की वर्कशॉप मुनक्किद की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि पार्टी ने हुक्म दिया है कि नए आने वालों में से 30% और 33% खवातीन को पार्टी ओहदेदार मुकर्रर किया जाए। इस इजलास में पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी सुनील बंसल, नेशनल इंस्टीट्यूशनल इलेक्शन ऑफिसर, राज्यसभा मेंबर डॉक्टर लक्ष्मण, एमपी डीके अरुणा और दीगर सीनियर कायदीन ने शिरकत की और पार्टी सफों को हिदायत दी। बीजेपी लीडर महेश्वर रेड्डी की जानिब से कांग्रेस के कौमी लीडर राहुल गांधी पर किए गए तबसरे का टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने जवाब दिया। उन्होंने बीजेपी एमएलए महेश्वर रेड्डी से पूछा कि क्या आप राहुल गांधी की जात को उस वक्त नहीं जानते थे जब उन्होंने आपको निर्मल में मधु किया और बड़े पैमाने पर पदयात्रा की और उन्होंने आपको ओहदा दिया। महेश कुमार गौड़ ने मजीद कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो वज़ीर-ए-आज़म मोदी और मरकज की बीजेपी हुकूमत पर मुल्क भर में ओबीसी जातों की मर्दमशुमारी के लिए दबाव डालें, तब आपको राहुल गांधी की जात का पता चल जाएगा। బీజేపీ నాయకుడు మహేశ్వర్ రెడ్డి రోజు రోజుకి ఏం మాట్లాడుతుండో అర్థం కాకుండా పోతా ఉంది. మీరు కులగణన గురించి మాట్లాడుతా ఉన్నారు. ఒక బీసీ అయిన బండి సంజయ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా ఉంటే అది కూడా పీకేసి అగ్రవర్ణాలకు తెచ్చుకున్నారు. బీజేఎల్పీ నాయకుడు అగ్రవర్ణాల వారే, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అగ్రవర్ణాల వారే. మీరు కులగణనకు మేము అనుకూలమని మాట్లాడతారు. రాహుల్ గాంధీ గారు ఏ కులం అంటా ఉన్నారు? రాహుల్ గాంధీ గారు జాతీయ మొత్తము అభిమానించే నాయకుడు. కులగణన ఎందుకు అడుగుతా ఉన్నారు రాహుల్ గాంధీ గారు? ఎవరి కులం ఏంటో తెలుస్తుందని కులగణన అడుగుతా ఉన్నారు. కులగణన సంపూర్ణంగా జరిగిన తర్వాత ఈ దేశంలో మీరు అధికారంలో ఉన్నారు, మోడీ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నారు. మీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే రాష్ట్ర నాయకత్వం మోడీ గారిని అడగండి. 2025లో జరిగే జనగణనలో ఓబీసీల యొక్క అంశం కూడా చేర్చమని అడగండి. మీరు అప్పుడు తెలుస్తుంది రాహుల్ గాంధీ గారు ఏ కులం అని. మీరు కులగణన గురించి మాట్లాడడం ఏమిటి? రాష్ట్రంలో గాని దేశంలో గాని కాంగ్రెస్ పార్టీకి బలహీన వర్గాల మీద ఒక అవగాహన ఉంది, వారికి న్యాయం చేయాలని ఒక తపన ఉంది. మీకు అది ఇదేది లేకుండా మీ బీజేఎల్పీ పార్టీ పదవి ఎప్పుడు ఊడుతుందో తెలియక తికమకమే మాట్లాడుతా ఉన్నారు మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు. రాహుల్ గాంధీ గారు ఏ కులమో మీకు తెలియదా? నిర్మల్లో రాహుల్ గాంధీ గారిని పిలిచి పెద్ద ఎత్తున 2015లో పాదయాత్ర జరిపినారు కదా. రాహుల్ గాంధీ గారు మీకు పదవి ఇస్తే తీసుకున్నారు కదా. అప్పుడు తెలియదా రాహుల్ గాంధీ గారి కులం ఏంటో? రాహుల్ గాంధీ గారి కులం భారతదేశ కులం ఒకటే. కులాలకు అతీతంగా, మతాలకు అతీతంగా, ప్రాంతాలకు అతీతంగా అందరూ కూడా ఒప్పుకునే నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు. ఇది తెలుసుకొని మాట్లాడితే బాగుంటుందని నేను మహేశ్వర్ రెడ్డి గారికి ఒక మిత్రుడిగా హితో పలుకుతా ఉన్నాను. रियासती वजीर कुंडा सुरेखा ने वरंगल जिले के नुमाइंदों और अहदेदारों के साथ आज ममनूर हवाई अड्डे के लिए दरकार जमीन का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने गुंटूरुपल्ली, गाड़ीपल्ली और
नक्कलापल्ली गांव के किसानों से मुलाकात की और हवाई अड्डे को अराजी हवाले करने के मसले पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर वरंगल एमपी डॉक्टर कड़ियम काव्या, सिटी मेयर जी सुधारानी, एमएलए आर प्रकाश रेड्डी, केआर नागराजू, वरंगल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉक्टर सत्या शारदा और दीगर मौजूद थे। ఇది మన వరంగల్కు ఒక ఛాలెంజ్ ఎందుకంటే గతంలో ఇక్కడ విమానాలు నడిచిన తర్వాత ఆగిపోయింది. కానీ మన ప్రభుత్వం వచ్చినాక రేవంత్ రెడ్డి గారు చాలా పర్టికులర్గా వరంగల్ని రెండవ రాజధానిగా అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చేయాలి, ఎన్ని కోట్ల ఖర్చు అయినా కూడా పెట్టుకుంటాను, మీరు దానికి మంచి ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేయండి అని చెప్తూ దాంట్లో ఎయిర్పోర్ట్ అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. తప్పనిసరిగా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం ఎంత వీలైనంత త్వరలో దాన్ని మనం కట్టించగలిగితే మనకు అంత మంచి జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మీకు తెలుసు ఇప్పటికే టెక్స్టైల్ పార్క్ వచ్చింది. టెక్స్టైల్ పార్క్ వచ్చినప్పుడు ఇండస్ట్రీస్ కానీ కంపెనీస్ కానీ వచ్చినప్పుడు మనకి ఇక్కడికి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది ఉంటే ఇంకా మనకి ఇండస్ట్రీస్ ఇంకా కంపెనీస్ ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అవి వచ్చినప్పుడు మనకు పిల్లలకు ఉపాధి ఉద్యోగాలు కలిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. మన కుటుంబ సభ్యులు కూడా కూలీ పని నుంచి మొదలు పెడితే పెద్ద మేనేజర్ పనుల వరకు కూడా చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులలో మీ ల్యాండ్స్ ఏవి అంటే మీ ల్యాండ్ కొంత తీసుకుంటే మీ ల్యాండ్ తీసుకుంటేనే ఈరోజు మనం పెద్ద ఎయిర్పోర్ట్ కట్టగలుగుతాం. చిన్న ఎయిర్పోర్ట్ కట్టడం వల్ల మనకు లాభం లేదు. దాని తర్వాత మళ్ళీ పెద్ద ఎయిర్పోర్ట్ కూడా మనం శాంక్షన్ చేసుకోవడం చాలా కష్టమైంది. కాబట్టి ముందే మనం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ లెవెల్లోనే ఎయిర్పోర్ట్ కట్టాలి అనేది ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకొని దాంట్లో మీ ల్యాండ్స్ మీరు ఈరోజు చెప్పాలంటే మీరు త్యాగం చేస్తూ ఉన్నారు. ఎయిర్పోర్ట్లో చరిత్రలో మీరు నిలిచిపోతారు. ఎందుకంటే మీరు ఇవ్వడం వల్లనే ఈరోజు వరంగల్కి ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చింది అనేది మీరు చరిత్రలో నిలిచిపోతారు. तेलंगाना माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी ने तेलंगाना की आवाम से ख्वाहिश की है कि वो रियासती हुकूमत की जानिब से घर घर सर्वे मुहिम में हिस्सा लें और अपने खानदान की तफसीलात दर्ज करवाएं ताकि आने वाले वक्त में हुकूमत की स्कीमों से भरपूर फायदा उठाया जा सके। सबको मेरा सलाम, मेरा आदाब, मेरा नमस्कार। नवंबर 6 से जो 1 महीने का जो सर्वे घर घर सर्वे किया जा रहा है जाएगा। आप सब से बाहैसियत जो है रियासती अखिली कमीशन चेयरमैन मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, आपसे दर्दमाना अपील करता हूँ कि इस घर घर सर्वे में आप हिस्सा लें और आने वाले नस्लों का जो है फ़ायदा कर से ख़ास तौर पे जो है फ़ायदा करा सके। ये सर्वे हमारे हक़ में पॉलिसीज़ और स्कीम बनाने में जो है हुकूमतों के लिए मददगार बनेंगे, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हो, या फिर एम्प्लॉयमेंट में हो, या वुमेन और चाइल्ड वेलफेयर में हो, और दीगर तबक़ात के एतबार से ये हमारे लिए बड़े साबित और बड़े फ़ायदेमंद होगा। तो मैं आप तमाम से जो है ख़ास तौर पर जो है बैकवर्ड मुस्लिम्स से मैं अपील करता हूँ कि जो है आप इस घर घर सर्वे में हिस्सा लें, क्योंकि हर वो पॉलिसी हुकूमत की जानिब से बनेगी उसमें तमाम मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी इस्तेफादा हासिल कर सकते। कई साल बाद ये घर घर सर्वे किया जा रहा है। इसमें सब कैश के नाम है, हमें दर्ज करवाना होगा, जिससे मुस्लिम शेख है, मुस्लिम कुरैशी है, मुस्लिम फ़कीर है, साइबुलू है और दीगर नाम से जो तबक़ात जो जाने जाते हैं, उसमें अपना जो है आप इस परफॉर्मा देखकर अपने जो है नाम दर्ज कराएं, क्योंकि उसमें सिर्फ मुस्लिम लिखने से नहीं, हम मुस्लिम में जो है बीसी की हम किस ज़ुमरे में जो है हम ये तबक़ात जो है जो बैकवर्ड है वो तबक़ात आते हैं, आप ख़ास तौर पे जो है चेक कर आप अपनी इसमें दरवाज कराएं। साबिक़ सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद सैयद उमर जलील रिटायर्ड IAS ने BBN न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद खिदर से बात करते हुए मुसलमानों पर जोर दिया कि रियासती हुकूमत की जानिब से फराहम की जा रही फीस रियम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप स्कीम से फ़ायदा उठाएं। उमर जलील साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपका BBN उर्दू TV चैनल में खैर मकदम किया जाता है। पहला सवाल ये है कि आपसे मुसलमान तालीमी मैदान में किस तरीके से जो है तरक्की के लिए आगे बढ़ना चाहिए और उनको किस तरीके से मेहनत की ज़रूरत है। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। माइनॉरिटी वेलफेयर में मैं 5 साल काम किया और BC वेलफेयर में 3 साल काम किया। तो इस दौरान में ये देखने का मौका मिला है कि माइनॉरिटीज़ में ख़ासतौर पर मुसलमानों में ये
तालीमी जो सहूलियात फराहम की गई हैं हुकूमत की जानिब से, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप में सबसे कम इस्तेफादा करने वाले मुसलमान हैं, माइनॉरिटीज़ में। पूरे SC, ST, BC माइनॉरिटीज़ को देखा जाए तो जब मैं यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था, जब तकरीबन 24 लाख बच्चे स्कॉलरशिप से फ़ायदा उठाते थे, उसमें सिर्फ 95,000 मुसलमान थे। माइनॉरिटीज़ कुल मिला के 1,08,000 के करीब लोग उठाते थे, जबकि 14 लाख BC वेलफेयर के होते थे, 1.5-2 लाख SC, ST के होते थे। लेकिन सबसे कम इस्तेफादा निजाम में माइनॉरिटीज़ होते थे और उसमें सबसे कम मुसलमान होते थे। तो हुकूमत की जानिब से बगैर किसी सीलिंग के जितने बच्चे आते हैं उनको देने को तैयार है हुकूमत। तो चाहिए ये कि सब लोग आगे बढ़े, इसके बारे में माफ़ियत हासिल करें और अप्लाई करें। अप्लाई करने पर ही तो पता चलेगा कि आप अहल है या नहीं है। तो देखा गया है तो सेशन कमेटी रिपोर्ट के हिसाब से सबसे पिछड़े हुए मुसलमान हैं, तो उनको चाहिए कि आगे आए। इस तरह हमारी हुकूमत की जानिब से जो सहूलियात है, स्कॉलरशिप्स हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, तो उनमें पूरी तरह से मुस्तफ़ीद हों। स्कॉलरशिप में सबसे कम हासिल कर रहे हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस देखा जाए तो माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल की शमशाबाद इलाके में वाक़ दरगाह हजरत चराग शाह रहमतुल्लाह अलैह व कब्रस्तान की इंतजामी कमेटी के सदर M.A. शुकूर और दीगर मेंबरान ने वक्फ बोर्ड के CEO असदुल्ला से मुलाकात की। उन्होंने दरगाह की अराजी पर कब्जे के सिलसिले में मेमोरेंडम हवाले करते हुए काबिज़ीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। बाद मीडिया से बात करते हुए कमेटी के सदर ने इल्जाम लगाया कि वक्फ बोर्ड लैंड ग्राबर्स की हौसला अफजाई कर रहा है। वक्फ बोर्ड को हजरत चिराग अली शाह बाबा की दरगाह की ज़मीन के पास जो काबिज़ है, यानी जो ज़मीन लाइन ग्राबर है, वो ज़मीन पूरी कब्जा कर रहा है और रात में पूरी ज़मीन पे फेंसिंग कर लिया है। वक्फ बोर्ड को हमेशा मुसलसल तवज्जो दिलाने के बाद, हमेशा नुमाइंदगी करने के बाद बोर्ड के ऑफिसर आते हैं और अनंत रेड्डी से मिलकर वापस चले जाते हैं। और हम ऑलरेडी हमारे पास अनंत रेड्डी से कल की मुलाकात के अंदर के पूरे वीडियोस रिकॉर्ड पूरे मौजूद है हमारे पास। कल उनके साथ बैठ के खाना खा के पी के वापस आ गए करे। और वक्फ बोर्ड के ऑफिसरों को हमेशा तवज्जो दिलाने के बावजूद भी कभी भी खुसूसी वहाँ दरगाह के पास बचाने का या जमीन के ताल्लुक से कार्रवाई करने की कोई उनके पास ये काम नहीं करते। और ना पुलिस में सही नुमाइंदगी करते, ना MRO में सही नुमाइंदगी करते। सिर्फ अनंत रेड्डी से मिलने के जो कब्जा करने वाला काबिज है उससे मिलने के वापस आ जाते हैं। और हालांकि 2 मरतबा नीचे ट्रिब्यूनल में भी कोई इसमें वक्फ बोर्ड वाले ऑफिसर खुद जमीन के ताल्लुक से वक्फ बोर्ड के खिलाफ बयान दिए हैं। हाई कोर्ट के अंदर भी जब केस गया तो उसके अंदर भी वक्फ बोर्ड के ऑफिसर खुद वक्फ बोर्ड के खिलाफ बयान दिए हैं। तो इसमें 2 मरतबा 2 जगह वक्फ बोर्ड वाले केस हार चुके हैं। बारहा इनसे नुमाइंदगी करने के बाद सलीम साहब के जमाने में सलीम साहब को मैं 100 मरतबा तवज्जो दिलाया और इससे पहले के सीए ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब के सामने भी 10 मरतबा मैं अपील के लिए, जबकि हाईकोर्ट में केस हारने के बाद अपील के 100 उसके बाद भी मैंने उनको 100 बार अपील करने के लिए गुजारिश करा, उनसे रिक्वेस्ट करा, तो उसके बाद कर रहे बोल के बोले लापरवाही छोड़ी चले गए करे। अभी तक अपील नहीं करे। सामने वाला पूरी जमीन पे फेंसिंग कर लिया है, वहाँ पर जमीन घेर लिया है, दरगाह को जाने का रास्ता बंद कर दिया है पूरे से। दरगाह की जमीन पे 2 एकड़ 13 गुंठे जमीन है दरगाह की। सर्वे नंबर 136 सर्वे नंबर है मंडल। बताऊंगा जो हमारे एप्लीकेशन बाकी जो दरखास्तें हैं 97 से लेके आज तक जो नुमाइंदगी कर रहे हैं वो हमारे एक दोस्त साहब के पास पूरी रखे हुए डॉक्यूमेंट उन्होंने बगदाद गए हुए हैं। उन्हें आने पर बाकी तफसील बताता हूँ। अभी मौजूदा तौर पे जो मैं कहाँ कंप्लेन करा वो दिखा दूंगा मैं आपको। हाँ मैं 25 तारीख 10वां महीना 2024 को मैं शमशाबाद MRO को दरखास्त दिया हूँ, शमशाबाद को दरखास्त दिया हूँ 25 तारीख 10वां महीना 2024 को। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस शमशाबाद को दरखास्त दे चुका हूँ 25 तारीख 2024 को। ऑलरेडी रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को भी दरखास्त दे चुका हूँ 25/10/2024 को। कमिश्नर सैबराबाद, कमिश्नर पुलिस ऑफिसर सैबराबाद को दरखास्त दिया हूँ।
25/10/2024 को गाँव में ऑलरेडी 25/10/2024 को ऑलरेडी पूरे वीडियोज हमेशा क्या क्या वहाँ पर काम हो रहा है उसके ताल्लुक से भी तवज्जो दिलाया हूँ। चेयरमैन साहब तो हमेशा उनका फोन स्विच ऑफ रहता, फोन तो उठाते नहीं और उनके पीए फोन उठा के बात बरोबर करते नहीं और सही तरह से सुनते ना, उनके तवज्जो देते चेयरमैन साहब पीए साहब। और ऑलरेडी में पहले से जहाँ पर जो काम हुआ, गलत काम हो रहा है, जो कब्जा हो रहा है, तो हर चीज की रिकॉर्ड में ऑलरेडी चेयरमैन साहब के व्हाट्सएप पे और सीओ साहब के व्हाट्सएप पे मुसलसल डालते जा रहा हूँ और इन लोगों को तवज्जो दिला रहा हूँ। और हालांकि सुबह में 6 बजे से मैं इन सबको मैं फोन कर रहा हूँ तो कोई मेरा फोन नहीं उठा रहे, कोई मेरे तवज्जो नहीं दे रहे मेरी बात पे। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत की जानिब से वाटर पेंडिंग बिल के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जारी माह की 30 तारीख तक चलाई जा रही है। इस स्कीम से कैसे इस्तेफादा करें, बीबीएन के नुमाइंदे सैयद खिजर ने महकमे वाटर वर्क्स टप्पा चबूतरा के सेक्शन मैनेजर शाही बाबू से बात करते हुए जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। सर, ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के जानिब से ये वाटर वर्क्स की बिल के पेंडिंग बिल का जो मसला आया है और उसको जो है ना वन टाइम सेटलमेंट का, वो थोड़ा पब्लिक के लिए जो होना उसका क्या डिटेल्स है बताइए आप। आज हम लोग वन टाइम सेटलमेंट के बारे में जो भी जानकारी है अब सब आवाम को बताने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और इस वन टाइम सेटलमेंट में जो भी अपने बिल्स का पेंडिंग अमाउंट्स हैं वो बहुत सालों से और बहुत महीनों से जितने भी लोगों के पेंडिंग अमाउंट्स जो भी है वो आप लोग इस OTS स्कीम में आप पता करके अपना जो पेंडिंग अमाउंट्स आप पे कर सकते हैं। इसमें आपको ये सुविधा मिल रहा है कि आपका जो ओरिजिनल अमाउंट जो भी है बिल अमाउंट वही भरना पड़ेगा। इसमें OTS के स्कीम में इंटरेस्ट और अदर फाइन चार्जेस लेट पेमेंट जो भी है गवर्नमेंट उसको वेव ऑफ कर ओरिजिनल ओनली आपका जो बिल अमाउंट है उसको ही आपको पे करने के लिए सुविधा दिया गया है। और इसमें आप लोगों को बहुत सारा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इस तरह से आप ये OTS में अपना बिल जल्द से जल्द क्लियर कर लिए तो आपको क्लियर हो जाएगा आपका बिल जो भी है। और एक बात जो है, इसमें आप अपना बिल लेकर नियरेस्ट काउंटर पे वाटर वर्क्स का जो बिलिंग काउंटर रहेगा वहाँ जाने से वो लोग आपका बिल अमाउंट ओरिजिनल कितना है, उसमें डिस्काउंट कितना आ रहा है, आपको कितना पे करना है, ये पूरा डिटेल्स बताएंगे। अब ये सब जो भी आपको पे करने का अमाउंट है वो वन टाइम में मतलब एक ही बार में पे करें तो ही ये स्कीम में आप लोग लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए डेट क्या रखा गया, कुछ डेट लिमिट कुछ रखा गया सर? हाँ, इसके लिए गवर्नमेंट ने अक्टूबर स्टार्टिंग से ये स्कीम को लागू किया है, मगर लोगों को थोड़ा इसके बारे में नहीं जानकारी रहने से वो अक्टूबर एंडिंग तक अच्छा रिस्पांस आया है लोगों से। मगर लोग जो भी है वो उसका फ़ायदा अक्टूबर महीने में वो फेस्टिवल से 2 आने के वजह से वो लोग कमर्शियली मतलब फाइनेंशियली वो लोग रिक्वेस्ट करें कि गवर्नमेंट को अगले महीने भी इसको बढ़ाए तो वो महीने में ज़रूर वो लोग अपना जो पेंडिंग बिल से ज़रूर क्लियर करेंगे। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा की यौम पैदाइश के मौके पर हनमकुंडा के रुकन असेंबली नायनी राजेंद्र रेड्डी ने उनकी क़यामगाह पहुंचकर मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रुकन असेंबली ने खुसरो पाशा की अवामी खिदमात और हज कमेटी में उनकी क़यादत की तारीफ की। इस मौके पर कई अहम शख्सियात और मुअज़्ज़िज़ीन ने भी खुसरो पाशा को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी और उनकी तवील उम्र और सेहतमंद जिंदगी के लिए दुआ की। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट, बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद, कुत्तापेट, महमूद कॉलोनी में रिश्तों को पामाल करने वाला एक शर्मनाक वाकया पेश आया, जिसमें मुबैना तौर पर एक दामाद ने अपनी सास के साथ जिनसी ज्यादती की। शिकायत की बुनियाद पर बालापुर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए दामाद की तलाश शुरू कर दी, जबकि मजीद तहकीकात जारी है। कल रात महमूदी कॉलोनी से 40 इयर्स का एक औरत को उनका दामाद रेप करे बोल के हमारे को कंप्लेंट आया। इस पे हम FIR करके इन्वेस्टिगेशन चालू करा। इस पे अभी सीन को विजिट करके पूरा एविडेंस को कलेक्ट कर रहे, उसका आजू बाजू वाला का स्टेटमेंट भी ले रहे। अभी हम उनका दामर के लिए हम सर्च कर रहे, उनको अरेस्ट करने की। जल्दी से जल्दी पकड़ के उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करता हूँ। ये लोगों को भी जस्टिस करने की हमारा तरफ से 100% कोशिश करते हैं। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। हजरत मौलाना डॉक्टर सैयद शाह गेसू दराज खुसरो हुसैनी सज्जादा नशीन रोज़े बुजुर्ग गुलबर्गा शरीफ का सानहा इर्तिहाल
बाद मगरिब अहाता दरगाह शरीफ गुलबर्गा में सरकारी एजाज के साथ अमल में आई तदफीन। खुसरो पाशा का इस जहान फ़ानी से जाना कम्युनिटी के लिए बड़ा नुकसान। असदुद्दीन ओवैसी ने पेश की ताज़ियत, कहा तालीमी मैदान में आपकी खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। 8 नवंबर को तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की यौम पैदाइश। कल यादाद्री में मूसा नदी कैचमेंट इलाके का करेंगे दौरा, तमाम तैयारियां मुकम्मल। तेलंगाना का हर शहरी घर घर जामे सर्वे में ले हिस्सा। मुशीर अक़लियती बहबूद हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासत की आवाम से की ख्वाहिश। इदारे जाती इंतखाबात 2024 के सिलसिले में बीजेपी की रियासती सतह की वर्कशॉप। किशन रेड्डी की सदारत में कौमी जनरल सेक्रेटरी सुनील बंसल और दीगर कायदीन कारकुनान ने की शिरकत। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।